बिल्कुल ऐसा ही होने वाला है, ये आशंका व्यक्त की जा रही है क्योंकि पुतिन के हाथों में वो एक बटन है जिसके दबते ही ये सब कुछ तबाह कर देने वाली तस्वीरें आएंगी। ये कहा जा रहा है कि पुतिन अब अपने साथ हर वक्त हर समय एक ऐसा ब्रीफकेस लेकर घूम रहे हैं, एक ऐसा बटन लेके घूम रहे हैं जिसको दबाने मात्र से ही सब कुछ तबाह हो जाएगा। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत और आपका वॉर जोन में एक बार फिर से स्वागत है। ये ऐसी वॉर है जो खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। 49वां दिन है, यानी लगभग 50 दिन अब होने को आए हैं और ऐसी परिस्थिति में ये लगातार कहा जा रहा था कि इस युद्ध का परिणाम क्या होगा, कौन जीतेगा कौन हारेगा। यहां तो कोई रुकने को तैयार नहीं है, या यूं कहें कि रोकने की जिम्मेदारी जिन पर है, दरअसल वो ही इस युद्ध को रुकने नहीं देना चाहते, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर ये युद्ध रुकेगा तो सबसे बड़ा नुकसान उनके उस हथियारों के व्यापार को होगा जिसकी आधारशिला वो यूक्रेन की तबाही के ऊपर रख रहे हैं। जी हां, जिस तरीके से रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध लगातार जारी है, उस युद्ध में अमेरिका और नाटो देशों की तरफ से लगातार यूक्रेन को सपोर्ट करना ये बताता है कि कहीं ना कहीं से ये व्यापारों का, हथियारों का व्यापार है। ये वो व्यापार है जो लोगों की मौत पर खड़ा हो रहा है। ये वो व्यापार है जो शहर शहर तबाही पर खड़ा हो रहा है। लेकिन एक तरफ इनका व्यापार है तो दूसरी तरफ पुतिन का राष्ट्रवाद है, और इन सब के बीच एक तरफ दुनिया रूस और यूक्रेन युद्ध से तबाही का मंजर देख रही है, तो दूसरी तरफ एक और युद्ध बुहाने पर आन खड़ा हुआ है। चीन अपनी विस्तारवादी नीति के तहत ताइवान को लेकर एक बार फिर से आंखें तरेर रहा है। ताइवान के एयर स्पेस में जिस तरीके से चीन ने घुसपैठ की है, वो ये बता रहा है कि दुनिया एक और युद्ध की साक्षी होने वाली है। आज इन तमाम पहलुओं पर हम खुलकर चर्चा करेंगे आज के मेहमानों के साथ। लेकिन आइए सबसे पहले बीते 24 घंटे में क्या हुआ है जल्दी से हम देख लेते हैं। टॉप अपडेट्स जो बीते 24 घंटे में बताएंगे कि आखिरकार रूस और यूक्रेन युद्ध में हुआ क्या क्या है। रूसी हमलों में कई गांवों के तबाह होने की खबर आ रही है। रूस अपने प्री वॉर स्ट्रैटेजी को चेंज कर रहा है और ज्यादा आक्रामक हो रहा है, और इसके बीच में खबर आ रही है कि कई गांव यूक्रेन के तबाह हुए हैं। ओब्लास्ट प्रांत में 720 शव अभी तक मिल चुके हैं। इसके अलावा यूक्रेनी होने के विचार को मिटाने में लगे हैं पुतिन। ये आरोप जेलेंस्की की तरफ से पुतिन पर लगाए जा रहे हैं। साथ ही साथ इसके बाद आगे बढ़ते हैं जल्दी थोड़ा। अजोवस्टल जिले की ओर बढ़ रहे हैं रूसी सैनिक। आप देखिए, कीव से हटे लेकिन दूसरे पूर्वी इलाकों को, उत्तरी इलाकों को रूस की सेना लगातार टारगेट कर रही है। यह भी खबर आ रही है कि ब्लगोरोद में सेना तैनात कर दी गई है। रूस ने यहां पर काफिला बढ़ा दिया है। रूस ने ओब्लास्ट हवाई क्षेत्र में अपने विमान जमा कर दिए हैं। यानी यूक्रेन को घेरने की रूस की रणनीति हर रोज तेज होती जा रही है। इन सब के बीच यूक्रेन को $750 मिलियन की आर्थिक मदद देने की घोषणा अमेरिका की तरफ से कर दी गई है। देखिए, इधर अमेरिका हथियार भी दे रहा है, तमाम तरीके से आर्थिक मदद भी दे रहा है, लेकिन युद्ध रोकने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए जो उस तरफ नहीं बढ़ रहा है। इधर जर्मन चांसलर से बातचीत का यूक्रेन ने स्वागत किया है, और इन सब के बीच यह भी खबर आ रही है कि नाटो देश और अमेरिका मिलकर खार्किव का पुनर्निर्माण करेंगे। ये वही खार्किव है, याद हो आपको, हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि कीव से पहले यूक्रेन की राजधानी 80 सालों पहले खार्किव ही हुआ करती थी। तो ये कहा जा रहा है कि एक बार फिर से खार्किव का पुनर्निर्माण होगा। ये तमाम वो अपडेट्स हैं जो बीते 24 घंटे में बीती है। कीव दौरे पर 4 देशों के राष्ट्रपति पहुंचे हुए हैं। पहले आपने बोरिस जॉनसन को देखा, ब्रिटेन के राष्ट्रपति, लेकिन अब इसके बाद 4 और देशों के राष्ट्रपति यहां पर पहुंच रहे हैं, दौरा कर रहे हैं। एक एक करके ये जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो ये बता रही हैं कि अमेरिका यूक्रेन के कंधों पर बंदूक रखकर एक वॉर प्रोपेगेंडा चला रहा है, लेकिन रूस लड़ रहा है अपने राष्ट्रवाद के लिए। दूसरी तरफ चीन अगर ताइवान पर कब्जा करने को सोच रहा है, तो क्या अंतर है रूस के राष्ट्रवाद और चीन के विस्तारवाद में? आज इसे भी जानने और समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन जब हम ये कहते हैं कि एक बटन और सब कुछ तबाह, तो इसके क्या मायने हैं, इसे समझे जाने आज के मेहमानों से। उससे पहले आइए वॉर जोन से निकलकर वॉर ब्रेकिंग की तरफ चलते हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी और अहम यूक्रेन जंग पर पुतिन ने ताकत दिखाई है। महाविनाश करने वाले न्यूक्लियर फुटबॉल का प्रदर्शन किया है। हथियारों को लेकर लुकाशेंको से मुलाकात की, और अब कभी भी पश्चिमी देशों पर
रूस निर्भर नहीं रहेगा, ये कह रहे हैं पुतिन की तरफ से कहा जा रहा है। यूक्रेन जंग पर पुतिन लगातार अपनी ताकत दिखा रहे हैं, लेकिन ये ताकत किस तरीके से इस पूरी परिस्थिति को, वैश्विक परिस्थिति को किस दिशा में लेकर जा रही है, आइए इसे ही जानने समझने की कोशिश करते हैं। वॉर ब्रेकिंग के साथ ही आज के मेहमानों से अब आपका परिचय कराती हूं। दो विशेष अतिथि हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ले आइए जरा स्क्रीन पर हमारे आज के दोनों पैनलिस्ट को। हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट हैं, तेज तर्रार डिफेंस एक्सपर्ट हैं, रिटायर्ड मेजर जनरल AK श्रीवास्तव। जय हिंद सर, बहुत बहुत स्वागत। और साथ ही साथ विदेशी मामलों के जानकार फॉर्मर डिप्लोमेट AS बहल साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका भी। जय हिंद। श्रीवास्तव सर, आपके साथ शुरुआत कर रही हूं क्योंकि मुझे याद है कि आज से हफ्ते 10 दिन पहले जब हम इस खबर पर थे तो आपने कहा था कि देखिए आने वाली परिस्थिति में रूस अपनी स्ट्रैटेजी में बदलाव करेगा, रूस और ज्यादा स्ट्रांगली अटैक करेगा। और अब ये कहा जा रहा है कि रूस ने तो अब वो बटन भी सामने दिखा दिया है जो सब कुछ तबाह कर सकता है। क्या मायने निकाले जाए? क्या वाकई एक एटॉमिक प्रहार हो सकता है यूक्रेन पर, या सिर्फ यह भी दिखाया जा रहा है? किस तरह से लिया जाए इसे सर? देखो लावनी, मेरे हिसाब से अभी रूस ने अपनी स्ट्रेटेजी चेंज की है कि उसने सोचा है कि जो ईस्ट यूक्रेन का इलाका है उसको ही कब्जा करेगा। जहां पर वो कीव और वेस्टर्न यूक्रेन की तरफ था वहां उसको इतनी सक्सेस नहीं मिली। अब उसका सारा फोकस है डोनबास के एरिया में, वो लेना चाहता है लुहांस्क और डोनेट्स्क का एरिया, और उसके बाद मारियापोल जिससे डोनबास को वो कनेक्ट कर सकता है क्रीमिया, फिर वो उड़ीसा और जो टाउन लेगा जो कि सी ऑफ अर्जोव पे है और ब्लैक सी पे है। एक ये पूरा का पूरा इलाका लेके वो बफर जोन बनाना चाहता है, क्योंकि सच्चाई ये भी है जो रूस ने सोचा था कि जिस प्रकार से उसको जीत मिलेगी वो नहीं मिली है, और स्पेशली कीव और खार्किव जैसे दो शहर हैं वो गिरे नहीं। अब मुझे लगता है उसका फोकस है पूरा का पूरा ईस्ट यूक्रेन में डोनबास के एरिया में। वहां पर 2-3 खसूसियत भी हैं कि जो ये पॉपुलेशन है 60 से 70% रशियन स्पीकिंग है, 20% के पास रशियन पासपोर्ट है, तो इस इलाके को लेना उसके लिए आसान है। और जैसे कि हमें मालूम है क्रीमिया वो भी उसने 2014 में लिया, वो भी 70% रशियन स्पीकिंग है। मारियापोल जो टाउन है पोर्ट का, वो अगर मिल जाता है तो ये जोड़ देता है डोनबास को क्रीमिया के साथ। तो मुझे लगता है अब उसका फोकस है ईस्ट यूक्रेन डोनबास का एरिया, ना कि दूसरा। सर एक चीज क्लियर करिए, एक चीज थोड़ा क्लियर करिए, क्योंकि पुतिन की तरफ से ये स्टेटमेंट आता है कि हमने जब ये वॉर शुरू की थी तो हमारा एक ऑब्जेक्टिव था डीमिलिटराइज करना चीजों को। हम कीव और खार्किव पर कभी भी कब्जा करना ही नहीं चाहते थे। ये वॉर प्रोपेगेंडा यूक्रेन या अमेरिका की तरफ से फैलाया जा रहा है। हमने जो स्ट्रैटेजी तैयार की अकॉर्डिंग टू दैट हम आगे बढ़ रहे हैं। पुतिन ये अगर ये कहते हैं तो इसके क्या मायने हैं? देखो, मेरे को ऐसा लगता है ये अभी जो पुतिन बोल रहे हैं वो अपनी चेंज ऑफ स्ट्रेटेजी बोल रहे हैं। उनको जिस प्रकार से सोचा था सक्सेस मिलेगी, नहीं मिली है। क्योंकि एक मुझे लगता है कि आपको मैं ये बताऊं, इस लड़ाई के बाद जो भी मिलिट्री स्ट्रेटेजिशियन है पूरे वर्ल्ड के, वो इकट्ठे बैठेंगे और देखेंगे इस युद्ध ने हमें सिखाया क्या है। इस युद्ध ने 2-3 चीजें सिखाई है कि कन्वेंशनल वारफेयर हम सोच रहे थे आज के जमाने में नहीं होगा, वो होगा। एक हमने सोचा था टैंकों की लड़ाई में टैंक तो हरदम जीतेंगे, वो नहीं है। आज ड्रोन का जमाना है। ड्रोन जो मिले हुए हैं यूक्रेन को, स्पेशली जो कि स्विच ब्लेड ड्रोन, वो उन्होंने काफी टैंकों को उड़ा दिया। मैं ये से सहमत नहीं हूँ जो पुतिन कह रहे हैं कि उनका एम था ही नहीं कभी कीव और खार्किव। अगर नहीं था तो उसने खार्किव को पूरा का पूरा बर्बाद कर दिया, फिर भी वो नहीं जीत पाए। तो ये सच्चाई है कि रूस ने अपनी जो स्ट्रेटेजी चेंज की है बदलते हुए हालात को देखते हुए। और सच्चाई ये भी है कि ईस्ट यूक्रेन उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, डोनबास का इलाका। उसमें कोई ना कोई जो कर रहा है उसमें अंडरस्टैंडिंग भी है कि अगर इस इलाके को लेगा ये बफर जोन बढ़ सकता है, ये आसानी से लिया जा सकता है। ये भी इतना आसान नहीं है। ये 14 दिन के बाद सुनने में आया कि दोबारा हमला करेगा, क्योंकि जो उसने 2 लाख के करीब लोग अपने जवान भेजे थे वो इतनी सक्सेस हासिल नहीं कर पाए। 3 बातें हैं। एक तो कहीं ना कहीं यूक्रेन की फौज बड़ी अच्छी लड़ी है। यूक्रेन को जो हथियार मिले हैं, स्पेशली स्टिंगर मिसाइल, जेवलिन एंटी टैंक मिसाइल और जो ड्रोन मिले हैं,
उन्होंने काफी नुकसान किया है रूस की फौज में भी। और तीसरा मुझे लगता है कि अब उसने अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करके ईस्ट यूक्रेन को पहले लेने का कब्जा किया, सोचा है। अगर वो ईस्ट यूक्रेन में सक्सेसफुल होता है, उसकी फिर अगली क्या स्ट्रेटेजी होगी, ये मुझे लगता है अभी बताना काफी मुश्किल है। बिल्कुल, क्योंकि जो स्ट्रैटेजी है, जैसा कि अभी आप कह रहे हैं कि बार बार बदली जा रही है, ऐसी परिस्थिति में एक चीज बहल साहब, क्योंकि आप फॉर्मर डिप्लोमेट भी रहे हैं, और एक तरफ होती है हथियारों से लड़ी जाने वाली कन्वेंशनल वॉर, हालांकि इस बार वॉर तो कन्वेंशनल है लेकिन जो इसका मेथड है वो बिल्कुल अलग हो रहा है, लेकिन एक डिप्लोमेसी वॉर भी होती है। हम इस पूरे युद्ध के दौरान ये देख रहे हैं कि एक तरफ हथियारों से जंग लड़ी जा रही है, दूसरी तरफ जो डिप्लोमेसी है, उस डिप्लोमेसी के तहत ही जहां कभी व्यापार हुआ करते थे उन व्यापारों पर प्रतिबंध लगाने की बात आई, प्रतिबंध लगाए भी गए, लेकिन उन प्रतिबंधों का कोई असर तो है नहीं। जर्मनी का स्टेटमेंट जिस तरीके से आया, जर्मनी ने जिस तरह से कहा कि अभी हम डिपेंडेंट हैं, एक झटके में हम अपने कदम पीछे नहीं खींच सकते हैं नेचुरल गैसेस या ऑयल को लेकर। यूरोपियन कंट्रीज 40% उनका कंजम्पशन जो डिपेंडेंसी है वो रशिया के ऊपर है। यानी सिर्फ कहने के लिए बैन है, प्रैक्टिकलिटी में तो बैन का कोई मतलब ही नजर नहीं आ रहा है ना, कथनी और करनी में। तो क्या इसे एक प्रॉक्सी डिप्लोमेसी वॉर नहीं कहेंगे? देखिए, यूक्रेन तो एक मुहर्रा है, जैसे कि आपके चैनल पे कई बार ये बात हो चुकी है जी। और इसमें सबसे बड़ी जो गेम खेली जा रही है वो तो अमेरिका के द्वारा खेली जा रही है, जो उसकी डूबती हुई साख थी उसको वापस लेके आने की, और जो उसकी जी बनाने की, जिसमें अमेरिका और नाटो और पश्चिमी देश और कई सारे ऐसे देश जो अमेरिका को सपोर्ट करते हैं वो एक साइड होंगे, और जो चीन उसकी जगह ले रहा था, एक वैक्यूम को फिल कर रहा था, चाहे वो इंडो पैसिफिक में था या साउथ चाइना सी में था, उसको जो वो फिल कर रहा था वो कहीं ना कहीं उस पर अंकुश आए और एक रूल बेस्ड ऑर्डर बने, और जिसमें अमेरिका फिर भी अपनी नंबर 1 पोजीशन को फिल करता रहे। तो जब आप कहते हैं इकोनॉमिक प्रतिबंध लगे, जो रशिया निर्यात करता है वो क्या करता है? वो करता है गैस, वर्ल्ड का सबसे बड़ा सप्लायर, जिसकी 40% पूर्ति जो यूरोप की है, जो आप ही कह रहे थे अभी, वो वहां से पूरी होती है, रशिया से, क्योंकि बिल्कुल साथ में है। कहीं और से पूरी होगी तो गैस की कीमतें बहुत बढ़ जाएंगी। दूसरी फ्यूल, वो तीसरा बड़ा देश है जो पेट्रोलियम का उत्पादन करता है, और जो 30% रिक्वायरमेंट है यूरोप की वो भी वहीं से आती है। और तीसरा है कोयला, और कोयले की भी जो बहुत बड़ा है, इंडिया भी, भारत भी 1.8 मिलियन टन कोयला लेता है रूस से, तो रूस से बहुत सारे लोग कोयला लेते हैं। तो ये तीनों चीजें जो ऊर्जा की हैं, जो उसको रोका नहीं जा सकता अभी यूरोप की तरफ से, तो उसके ऊपर कैसे अंकुश लगेगा उनकी इकोनॉमी पे, ये एक पहली बात है। दूसरी बात जो आप कर रहे थे न्यूक्लियर वेपन की, तो अगर आप शुरू से युद्ध को देखें, शुरू से जो युद्ध बना है वो इस तरीके से बना है कि रशिया ने बहुत क्लियरली बोला था कि हम अपने न्यूक्लियर फोर्सेस को अलर्ट पे रख रहे हैं। उसकी एक्सरसाइजेस बेलारूस के साथ भी उन्होंने की, और उन्होंने कहीं ना कहीं ये पॉलिटिकल सिग्नल दिया है वेस्ट को, पश्चिमी देशों को और अमेरिका को, कि कोई और इस लड़ाई में खुद पर्सनली जंप करेगा या आएगा, कूदेगा, तो हम ये न्यूक्लियर वॉर भी कर सकते हैं। ये उनका एक पॉलिटिकल सिग्नल था। रशिया 4 केसेस के अंदर न्यूक्लियर वॉर करता है। सबसे पहला केस है जब कोई उस पर न्यूक्लियर अटैक करे, दूसरा केस है उसकी जो रिटेलिएटरी कैपेबिलिटी है, चाहे वो कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स या न्यूक्लियर, मुझे 1 मिनट दीजिएगा प्लीज, 1 मिनट दीजिएगा। न्यूक्लियर वेपन सिस्टम्स की जो रिटेलिएटरी कैपेबिलिटी है उसके ऊपर अटैक करता है। तीसरी चीज जो है, जब वो नाटो फोर्सेस या कोई और फोर्सेस एक रीजनल वॉर के अंदर कूद जाते हैं, या रीजनल वॉर वो हार रहा है, तो उस समय पे वो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसको अमेरिका कहता है एस्केलेट टू डी एस्केलेट। और चौथा है, जब वो बैलिस्टिक मिसाइल देख रहा अपनी तरफ आ रही है। लोग इस बार की जो सिचुएशन है, जब फिनलैंड ये कह रहा है और जो स्वीडन ये कह रहा है कि हम नाटो को शायद नाटो को ज्वाइन कर सकते हैं, ऐसी सिचुएशन में जब ये रीजनल वॉर बनने जा रहा है और कोई और लोग भी आ सकते हैं, तो वो अपना न्यूक्लियर बैग साथ में लेके ही जाएगा। ये पॉलिटिकल सिग्नल अमेरिका, नाटो, फिनलैंड और स्वीडन को है।
तो ये पॉलिटिकल मैसेज है, लेकिन इस मैसेज को किस तरह से और ब्रॉडर प्रोस्पेक्ट पर लेने की जरूरत है, क्योंकि हम एक तरफ रूस और यूक्रेन के हालात देख रहे हैं, दूसरी तरफ चाइना और ताइवान की परिस्थितियां भी बदल रही हैं। आप दोनों के पास लौटूं उससे पहले एक वॉर ब्रेकिंग की तरफ, वॉर जोन से निकलकर वॉर ब्रेकिंग की तरफ चलते हैं। इस वक्त की कुछ और बड़ी और अहम खबरें जो जुड़ी हुई हैं रूस यूक्रेन युद्ध से, जरा रुक कर लेते हैं सीधे वॉर ब्रेकिंग का। तो 49वां दिन है आज रूस यूक्रेन का महायुद्ध। कई देशों ने रूस पर प्रतिबंध लगा दिया है, उसके बावजूद भी यह युद्ध रुक नहीं रहा है। लेकिन इन सब के बीच फ्रांस के नरम तेवर दिखने लगे हैं। फ्रांस जो पहले लगातार रूस को लेकर ऑफेंसिव हो रहा था, अब फ्रांस की तरफ से नरम रुख है। फ्रांस ने बूचा नरसंहार को वॉर क्राइम माना, नरसंहार नहीं माना है। और इन सब के बीच चीन ताइवान भी आमने सामने हो चुके हैं। ताइवान पर हमला करने के लिए चीन पूरी तैयारी कर चुका है। ताइवान के एयर स्पेस में चीन के 2 फाइटर प्लेन देखे गए आज। ताइवान के आसपास कई बार ये चीनी जेट्स दिखाई दिए हैं। तो ये 2 परिस्थितियां ये कहां लेकर जा रही हैं इस युद्ध को। आइए इसी वॉर ब्रेकिंग के साथ एक बार फिर से चलते हैं दोनों गेस्ट के पास। एक ही सी बात सर, एक और यहां पर महत्वपूर्ण चीज देखिए, 2 चीजें। वो देश जो पहले यूक्रेन के प्रति जो अपनी नरमी दिखा रहे थे और रूस के प्रति अपनी सख्ती दिखा रहे थे, फ्रांस अगर ये कहता है कि बूचा में हुआ नरसंहार ये वॉर क्राइम है, और पहले उसी ने नरसंहार कहा था, अमेरिकी राष्ट्रपति हर मोर्चे पर इसे नरसंहार दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फ्रांस का ये रुख क्या माने, ये नरम होता हुआ रुख क्यों आ गया अचानक से? देखो लावनी, एक तो फ्रांस के अंदर इलेक्शन हो रहे हैं और जो कंटेंडर हैं इमैनुअल मैक्रन के पैन और उनके बीच में टक्कर की लड़ाई है। तो ऐसे में वो उन्होंने अपने डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूंसी को भी देखना है। और ये भी सच है क्योंकि जो बूचा में हुआ है, अभी तक जैसे भारत ने एक प्रकार से रुख अपनाया कि इसके ऊपर इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, इसके अभी तक पता नहीं चला है क्या ये रशियन ने किया है या बाकी किसी नॉन स्टेट एक्टर ने किया है। तो सच्चाई है, अगर जो फ्रांस ने ये अभी लिया है कि भाई ये है तो इट इज ह्यूमन राइट वायलेशन, बट ये किया किसने है, इसके लिए इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होनी चाहिए। मुझे लगता है इस रुख में कोई गलती नहीं। पॉइंट जो आप पूछे डामनी, 2-3 चीजें बड़ी स्टैंड आउट करती है। एक तो सच्चाई है कि अमेरिका को इस लड़ाई से फायदा है क्योंकि उसके हथियार बिकेंगे। वो गैस ऑयल की मार्केट भी देख रहे हैं यूरोप में। अगर रूस से ऑयल और गैस बंद हो जाती है 2023 में, ये सच्चाई है कि सबसे ज्यादा फायदा अमेरिका को। मगर हम जब न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की बात कर रहे हैं, हम इस चीज को कैसे भूल जाते हैं। इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में कुछ भी हो, जो रूस है वो उसकी इकोनॉमी को फर्क पड़ेगा। और उसकी अगर इकोनॉमी, क्योंकि आज वो नंबर 2 है मिलिट्री पावर में, पर उसकी इकोनॉमी तो 12वीं नंबर पे है। उसकी जो इकोनॉमी का साइज $1.43 ट्रिलियन है, भारत से भी आधी है। तो ऐसे में जब लड़ाई बढ़ती जाएगी और इकोनॉमिक सैंक्शन लग रहे हैं, तो होगा क्या कि आने वाले समय में उसका डिपेंडेंसी चाइना की तरफ बढ़ेगी और चाइना उभर के आएगा एक बहुत बड़ा पावर। थोड़ा सा इसको और क्लियर करें इसी बात से। आप कह रहे हैं कि अर्थव्यवस्था पर एक नुकसान पहुंचेगा, लेकिन यहाँ पर रूस की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि हमने अपने लिए एक पैरेलल, एक ऑप्शनल सिस्टम खोल दिया है, उस दरवाजे को खोल दिया है। आप देखिए ना कि रूबल से अगर ये इकोनॉमी उन्होंने अपने आप को स्टैंड करने की कोशिश शुरू कर दी है, तो क्या आपको लगता है कि आने वाले वक्त में रूस को ज्यादा परेशानी होगी? दूसरी तरफ एक पहलू ये भी है कि डायरेक्ट प्रतिबंध में जो कॉमन पेमेंट सिस्टम है उसमें से तो रूस को बाहर किया गया, लेकिन स्विफ्ट में अभी भी रूस को रखा गया है। तो ये 2 विरोधाभास चीजें एक साथ नहीं चल सकती ना, और अगर चल रही है तो इसका मतलब रूस को कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। सिवात सर, देखो मुझे लगता है ना नामनी कि ये जो सिस्टम अभी बताया है कि हो सकता है कि लॉन्ग रन में फर्क पड़ेगा, शॉर्ट रन में तो मैं मानता हूँ स्विफ्ट इंटरनेशनल बैंकिंग सिस्टम से वो उसको इतना फर्क नहीं पड़ा, वो रूबल यान रूबल रुपी से करेगा। मगर ये भी सच्चा, जो एग्जांपल देते हैं लोग ईरान और नॉर्थ कोरिया का, वो कोई अच्छे एग्जांपल तो है नहीं। वो देश काफी इकोनॉमिकली वीक है। पॉइंट ये है कि आज की तारीख में पूरा वर्ल्ड एक ग्लोबल विलेज है, उसके अंदर आपकी डिपेंडेंसी एक दूसरे से बहुत है इकोनॉमिकली। अगर आप रशिया को निकाल देते हैं, आज तो रूस को इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आने वाले समय में पड़ेगा। और ये देखना आप, इसका इम्पैक्ट एडवर्स पड़ेगा। तो इसलिए जो चीन का उभरेगा, जो आप ताइवान की बात कर रहे हैं, मुझे लगता है इस लड़ाई का सबसे बड़ा नुकसान होगा कि कहीं चीन इस ऐसे में जब यूक्रेन और रूस की तरफ जान है और कहीं जो चीन
हड़प ना ले ताइवान को, उसके मैं 3 रीजन बताता हूँ। क्योंकि जो ताइवान एक छोटा देश है, उसके अंदर स्ट्रेटेजिक डेप्थ नहीं है। सेकंड बात है, अमेरिका ने वन चाइना पॉलिसी माना हुआ है, अगर वो यूक्रेन में नहीं आया मदद देने तो फिर वो ताइवान में क्या चाहेगा। तीसरा, चीन ने अपनी प्रैक्टिस कर ली है कि वो 24 घंटे के अंदर ताइवान को ले सकता है, क्योंकि उसके पास फोर्सेज है। जो बोलते हैं कि अमेरिका के पास यूएसएस निम्तिज और यूएसएस रोनाल्ड रीगन है, मगर वो डिफेंसिव है, ऑफेंसिव इन नेचर नहीं है। तो ये एक खतरा मंडरा रहा है पूरे वर्ल्ड के लिए। कहीं ऐसा तो नहीं इस विंडो को फायदा उठाते हुए चाइना ताइवान को हड़प ले। यूक्रेन में स्ट्रेटेजिक डेप्थ थी, तो ऐसी यूक्रेन में स्ट्रेटेजिक डेप्थ थी, टाइम लगा, मगर ताइवान एक छोटा टापू है जो कि चीन के बहुत ठीक है सर, मैं आपके इसी पॉइंट को मैं थोड़ा आगे लेकर जाती हूं और बहल साहब से ये सवाल करूंगी जो पॉइंट सिवात सर सामने रख रहे हैं। बहल साहब, सवाल ये भी है कि देखिए, पहले भी ये कहा गया है कि रशिया इज द जूनियर पार्टनर ऑफ चाइना, जब चाइना और ताइवान की बात आ रही थी। लेकिन यहां पर एक चीज जरा आप समझाइए कि यूक्रेन के मसले पर भारत ने रूस और यूक्रेन के मसले में जो तटस्थता दिखाई, क्या चाइना और ताइवान के मसले में वो तटस्थता भारत दिखा पाएगा? क्योंकि ताइवान के लिए आपने पहले भी देखा था कि ताइवान का जब उनका एनुअल डे था, उनका अस्तित्व दिन था, तो यहां पर झंडे लगाए गए थे, पोस्टर्स लगाए गए थे, उनको शुभकामनाएं दी गई थी। तो क्या वो तटस्थता इस दरमियान भी बरकरार रह पाएगी भारत की तरफ से, या ये कदम थोड़ा बदलेगा? एस बहल साहब, बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है आपने और बहुत डीप क्वेश्चन है ये। सबसे पहले मैं ये कहूंगा कि जो चाइना की वन चाइना पॉलिसी है, ये 1949 से चल रही है, जब चाइना का शेख ताइवान चले गए थे या उस आइलैंड पे आ गए थे, जिसको बाद में ताइपे या ताइवान बोलते हैं। तो तब से वो एक ही चीज कह रहे हैं कि इसको वो यूनाइट करके रहेंगे। और जो यूएस का जो ताइवान रिलेशंस एक्ट है, उसमें कहीं पे भी वो ये नहीं कह रहा कि अगर कल ताइवान पे अटैक होता है तो हम उधर जंप करेंगे या हम उसकी सहायता के लिए अपनी फौजों को भेजेंगे। ये भी नहीं कहता कि नहीं भेजेंगे, वो थोड़ा सा एम्बिगुअस है इस बात पे। और दूसरी बात आती है यूएस की कि वो उसको आर्म करेगा। अभी उसने $95 बिलियन का आर्म्स दिए हैं उनको इमीडिएटली, जो एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं वो दिए हैं। लेकिन भारत का जो रोल रहा है यूक्रेन के अंदर, क्योंकि रशिया भारत के एक बहुत अच्छा दोस्त रहा है। 1971 से रशिया हमेशा हमारे साथ रहा है। जब हमको कहीं से भी कोई मदद नहीं मिलती थी तो रशिया ने की, और जब न्यूक्लियर टेस्ट हुए थे 1998 में, तब भी रशिया हमारे साथ खड़ा रहा था। और अमेरिका के साथ हम बहुत क्लोज रिलेशन लेके आ रहे हैं, वो क्वाड्रिलेटरल के अंदर है, वो इंडो पैसिफिक के अंदर है, जहां पे हम चाइना को कंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं। और जो चाइना जब भी हमारे ऊपर ऑफेंसिव एक्शन की अग्रेसिव एक्शन दिखाता है, तो अमेरिका ने कहा है कि वो हमारे साथ स्टैंड करेंगे। खैर, स्टैंड तो यूक्रेन के साथ भी कर रहे हैं, लेकिन यूक्रेन तो तबाह और बर्बाद हो गया है। लेकिन यहाँ पे जब बात आती है चीन की, आपकी सोच बिल्कुल सही है, भारत की तटस्थता पे फर्क पड़ेगा। जो मेरी अपनी अप्रिसिएशन है वो ये है कि हमें ये स्टैंड लेना पड़ेगा कि चीन को अपनी विस्तारवादी नीति ना साउथ चाइना सी में, ना ताइवान के ऊपर अपना हक दिखाने के लिए करनी पड़ेगी। हालांकि भारत और ताइवान के बीच में कोई अभी एम्बेसीज नहीं है, ऑफिसेज हैं बट एम्बेसीज नहीं है। लेकिन तब भी मुझे जो मेरी अपनी अप्रिसिएशन है और जो भारत को करना चाहिए, भारत को ताइवान के साथ खड़ा होना चाहिए, क्योंकि कल वही चीज चीन हमारे अरुणाचल प्रदेश को साउथ तिब्बत कह के, या एलएसी के एरिया या लद्दाख के एरिया या डेप्सैंग को अपना बताना शुरू कर देगा। तो कहीं ना कहीं भारत को चाहिए कि ताइवान के ऊपर वो स्ट्रॉन्ग स्टैंड ले और ताइवान के साथ खड़ा दिखे। सिवात सर, ताइवान के साथ हमें खड़े होने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ दुश्मन सामने खड़ा है। हमने तो उसको रिकॉग्नाइज भी नहीं किया हुआ। वन चाइना पॉलिसी को मानता भारत। सर की आवाज थोड़ा लाउडर करें प्लीज। वायलेशन पर बात नहीं कर पाए हम ना सिंगजांग के प्रॉमिस में। सच्चाई ये है कि आज पूरा वर्ल्ड जो है ताइवान को एक प्रकार से मान्यता दे, उसको एक यूनाइटेड नेशन का हिस्सा बनाए, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कराए। हमें डर ये है यूक्रेन होने के बाद जिस तरीके से रूस ने उसके ऊपर इन्वेजन किया, तो चीन के लिए तो बहुत आसान कर दिया ताइवान को लेना।
अगर कल को ताइवान को लेता है तो ये सब तमाशा ही होंगे। सर क्या ताइवान सर लेकिन यहाँ पर एक चीज तो है ना, देखिए सर, ये बात आपसे ज्यादा बेहतर कोई नहीं समझ पाएगा सिवाज सर। रूस जो कर रहा है वो राष्ट्रवाद के लिए कर रहा है, लेकिन चाइना में क्या राष्ट्रवाद है? चाइना की तो नीति विस्तारवाद है। तो हमें तो राष्ट्रवाद और विस्तारवाद के अंतर को समझते हुए साथ देने की परिस्थिति में आना चाहिए, हमें ये देखना होगा ना सर। हाँ, मैं एक चीज बताने की कोशिश कर रहा हूँ, हम अब मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि हम रूस के साथ खड़े हैं, हम रूस के साथ हैं, हम यूक्रेन के साथ हैं, हम अमेरिका के साथ हैं, हम पीस के साथ हैं, हम डिप्लोमेसी के साथ हैं। मैं ये कह रहा हूं कि जब लड़ाई मिलिट्री की बात कर रहे हैं, क्या ताइवान के अंदर इतनी काबिलियत और क्षमता है कि वो अपना होल्ड कर पाएगा? वो उसमें मेरे को डाउट है, क्योंकि अमेरिका जो है वो डायरेक्ट इन्वॉल्व तो करेगा नहीं, वो भी वन चाइना पॉलिसी में। आपने उसको भी अभी तक भी उन्होंने जो F-32, F-35 और F-22 भी नहीं दिए, उनके पास मिसाइलें हैं। वो अकेला मुकाबला चीन का कितना कर पाएगा? छोटा टापू है, उसके अंदर स्ट्रेटेजिक डेप्थ नहीं है। दूसरे देश, भारत जैसा देश क्या करेगा? भारत ये कह सकता है कि जो हुआ है चीन के साथ वो गलत है, क्योंकि चीन एक ऐसा देश है जिसके ऊपर भरोसा करना खतरे से खाली नहीं है। मैं मानता हूं जब भारत और लद्दाख का हुआ कोई देश हमारे साथ नहीं आया, मगर भारत के अंदर अभी काबिलियत और क्षमता है, हम लड़ेंगे। पर ताइवान को आप उकसा रहे हो, और ताइवान के अंदर इतनी क्षमता नहीं है। जिस प्रकार से रूस ने यूक्रेन में आया है, यह दिखा दिया है कि कोई साथ नहीं आएगा। अगर ताइवान पे चीन हमला करता है तो अमेरिका देखता रह जाएगा और ताइवान को चीन हड़प लेगा, क्योंकि वन चाइना पॉलिसी ज्यादातर देश मानते हैं। ताइवान यूनाइटेड नेशन का हिस्सा नहीं है, ताइवान वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। ताइवान के पास इतनी ताकत होनी चाहिए कि वो अपना मुकाबला कर पाए। लेकिन सर इसी वन चाइना पॉलिसी को यूएन में चैलेंज किया था भारत ने, इसी वन चाइना पॉलिसी को चैलेंज किया गया था सर भारत की तरफ से। ये भी एक सच्चाई है, चाइना को भले ही वीटो पावर हो और हम बार बार यूएन रिफॉर्म की बात करते हैं, लेकिन अगर भारत के स्टैंड की बात करें तो दिस इज क्लियर आउट। भारत ने कह दिया था, वन चाइना पॉलिसी को भारत ने चैलेंज किया था। और ऐसी परिस्थिति में जैसा कि आप बार बार कह रहे हैं कि ताइवान को हड़पना बहुत ईजी है, तो हम यही तो कहने की कोशिश कर रहे हैं कि फिर तो ऐसी परिस्थिति में हमें कमजोर के साथ खड़े होने की जरूरत है। यूक्रेन को हम कमजोर इसलिए नहीं मान सकते क्योंकि यूक्रेन को तो पश्चिमी देशों ने अपना मोहरा बनाया, एक के बाद एक हथियार मिल रहे हैं वहां पर। आज रूसी सेना जो वर्ल्ड नंबर ऑर्डर में, आपसे बेहतर कोई नहीं जानता, आप लोग जानते हैं कि रूसी सेना का दबदबा रहा है। आज अगर वो 49 दिन तक अगर युद्ध हो रहा है तो यानी कहीं ना कहीं से यूक्रेन को एक सपोर्ट है। बट व्हाट अबाउट ताइवान, ये हमें समझना होगा। बेल साहब, बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और जब भी वहां पे हम बेशक अपना मिलिट्री से ना भी सपोर्ट करें, पर जो इकोनॉमिक प्रतिबंध लगाए जाएंगे, जो आर्थिक प्रतिबंध लगाए जाएंगे, भारत को पूरे साथ खड़ा होना चाहिए उस इकोनॉमिक प्रतिबंध के लिए। और इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए और कोई डाउट नहीं होना चाहिए हमारे देश में कि ताइवान का इशू पे जब बात आती है वो विस्तारवाद नीति होगी चीन की, और उस पे भारत को ताइवान के साथ खड़े होना है। और आज भारत की जो साख है वो पुरानी वाली साख नहीं, हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। हम क्यों डर के बात करते हैं? और चीन से तो बिल्कुल डरना नहीं चाहिए, क्योंकि चीन सिर्फ स्ट्रेंथ को रिस्पेक्ट करता है। अगर आप उससे डरेंगे तो वही होगा जो आज तक होता आ रहा है पिछले 60-70 साल में, धीरे धीरे क्रीपिंग एक्सपेंशनिज्म कर रहा है। आज 972 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया दपसंग में हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे, क्योंकि चीन ने अपनी फौजों को वहां पे तैनात कर रखा है। तो कहीं ना कहीं मैं ये बिल्कुल उसे फुल कॉन्फिडेंस के साथ कहता हूं और पूरे कन्विक्शन के साथ कहता हूं कि भारत को ताइवान के साथ खड़ा होना चाहिए। चीन के अगेंस्ट अगर इकोनॉमिक प्रतिबंध होए तो भारत को उसमें हिस्सा लेना चाहिए, भारत को उसमें हिस्सा लेना चाहिए। लेकिन यहां पर थोड़ी सी परिस्थितियां बदल रही। सिवाज सर कुछ कहना चाह रहे हैं, प्लीज कंटिन्यू सर। तो मैं नवनीत हो क्या रहा है कि भारत के अंदर इमोशन तो बहुत अलग चीज है। गवर्नमेंट का स्टैंड क्या है? आज तक हम क्यों नहीं खड़े हुए? मैं क्वेश्चन पूछता हूं इस गवर्नमेंट से और पहली गवर्नमेंट से। आपने ताइवान के साथ ना कोई एम्बेसडर किए, आपके साथ 30 साल से संबंध हैं, मगर ऑफिस हैं। भाई हम कहने से क्या फायदा? आज भारत जो है चीन के साथ, जैसे अमिता बता रहे थे, हमारे अंदर इतनी काबिलियत है, हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। पर ताइवान के ऊपर लोग पूरे इतने देश हैं, कोई नहीं खड़ा हुआ, कोई यूनाइटेड नेशन का हिस्सा नहीं बना पा रहा, ना उससे डायरेक्टली। अगर भारत के अंदर हिम्मत है तो भारत उसको रिकॉग्नाइज क्यों नहीं करता? व्हाई वी आर एक्सेप्टिंग वन चाइना पॉलिसी? क्योंकि हमारे अंदर भी काफी प्रॉब्लम है।
इतना कहने में और करने में बहुत फर्क है, क्योंकि काफी प्रॉब्लम आती है जब हम चीन को साथ डील करना पड़ता है, हमें भी अपना नेशनल हित देखना पड़ता है। तो मुझे लगता है हर एक परिस्थिति को देखते हुए कहीं ताइवान अकेला तो नहीं पड़ जाएगा, कहीं ताइवान इतना ताकतवर तो नहीं है कि वो डटर करे। अगर उसके पास न्यूक्लियर हथियार होते तो चीन 10 बार सोचता, मगर अगर उसके पास नहीं है, छोटा देश है, स्ट्रेटेजिक डेप्थ है नहीं। अमेरिका अगर नहीं आता, मैं ये कहता हूं अमेरिका अगर आएगा तो चीन 10 बार सोचेगा, मगर चीन ने अगर ये सोच लिया कि अमेरिका नहीं आएगा ताइवान को बचाने, तो फिर मुश्किल है। जापान और साउथ कोरिया पे डिपेंड होना बहुत गलत हो सकता है, क्योंकि चीन ने इसको वार गेम कर लिया है। किसी तरीके से वो ताइवान को लेके मानेगा। इसका एक ही तरीका है, क्या तो अमेरिका डायरेक्ट इन्वॉल्व हो ताइवान की मदद के लिए, या ताइवान को न्यूक्लियर होना पड़ेगा। इसके अलावा कोई चारा नहीं है, क्योंकि चीन एक विस्तारवादी गतिविधि से चला हुआ है। भारत इसके साथ नहीं है, मैं कहता हूं भारत ताइवान के साथ है, पर भारत के कहने से कुछ नहीं होगा। भारत के अंदर इतनी क्षमता होनी चाहिए, क्या हम हथियार बेच सकते हैं सर, लेकिन क्या हम और कुछ कर सकते हैं? सर लेकिन आप बार बार कह रहे हैं कि भारत में क्षमता नहीं है। भारत की क्षमता तो वहीं चीन को पहले ही गलवान में दिखा दी गई। आप जैसे सैनिक ही वहां पर डटे ना। भारत ने अपनी डिप्लोमेसी की क्षमता, जयशंकर जी का आप स्टेटमेंट देखिए कि उन्होंने कह दिया ना कि साहब आप एक दिन की दोपहर में जितना तेल खर्च करते हैं, हम एक महीने में उतना ही हमने मंगाया। तो आज तो हर स्तर पर भारत आईना दिखा रहे अपने दुश्मनों को। भारत की जरूरत आज दूसरों को है। अमेरिका आज भारत से दोस्ती इसीलिए बढ़ाना चाह रहा है ना सर, क्योंकि उसको पता है कि भारत को छोड़ दिया मतलब दक्षिण एशिया हाथ से निकल जाएगा। चाइना चाहे जितनी भी ज्यादा परेशानी क्रिएट करे, लेकिन मार्केट के नाम पर हमारे यहाँ है अभी वो। जब ताइवान पे बात आती है, बिल्कुल बिल्कुल, और इस बात पे मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ, क्योंकि सच्चाई है भारत अपने नेशनल इंटरेस्ट को करेगा, अगर मगर ताइवान की सिचुएशन थी पहले, इकोनॉमिक की भी करें, ट्रेड की भी करें, तो 85 से 95 बिलियन डॉलर का ट्रेड था चीन के साथ पिछले और पिछले से पिछले साल। लेकिन इस साल 114 बिलियन डॉलर का हो गया, यानी कि चीन हमारे पे ज्यादा डिपेंडेंट है, हम चीन से सामान लेते हैं। और दूसरी बात एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आती है कि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप अपनी फौजों को भेजें वहां पे, मैं ये कह रहा हूं कि अगर इकोनॉमिक प्रतिबंध लगे तो भारत को उसका एनकरेज करना चाहिए, भारत को उसका पार्ट होना चाहिए। तीसरा, कहीं ना कहीं चीन को हमको आइसोलेट करना है। अगर अब हम नहीं आइसोलेट करेंगे तो कल चीन हमारे जो नॉर्दर्न एरियाज है और का और हड़पता रहेगा। और आज बहुत जरूरत है कि भारत को इसके ऊपर आगे कदम उठाने चाहिए। बिल्कुल हम ये कर सकते हैं। और जहां तक ताइवान की बात है, अब मुझे अभी अचानक से याद आया, अगर मैं गलत होंगी तो मैं आप दोनों से कहूंगी कि प्लीज मुझे करेक्ट करिएगा, कि ताइवान ने जब अपना एनुअल डे मनाया था तो भारत की तरफ से ट्वीट करके उनको कांग्रेचुलेशंस कहा गया था। यानी भारत ने तो अपना स्टैंड उस बधाई संदेश से ही दे दिया था। तो फिर हम ये कैसे कह सकते हैं कि ताइवान पर कुछ अगर मुसीबत आएगी तो भारत अपना कदम पीछे खींच लेगा, और वो भी ऐसे समय में जब हम देख रहे हैं कि हमारे सामने दुश्मन अदृश्य नहीं है, प्रत्यक्ष सामने खड़ा हुआ है। सिवात सर, 50,000 सर वन बाई वन चलते हैं, एक ही सिवात सर प्लीज पहले जी। सिवात सर, जो हमने मानी हुई है, उसके बाद हम ताइवान को चीन का हिस्सा मानते हैं, या तो वन चाइना पॉलिसी को हटाएं, करें उसको कि वन चाइना पॉलिसी। मैं तो ये कहता हूं टाइम आ गया है कि आप इशू उठाएं तिब्बत के, सिंगजांग के, आप इशू उठाएं कि ताइवान नहीं है चीन का हिस्सा। अगर हम ऐसा करें तभी, अगर हम चीन को हिस्सा भी माने और सोचे हम मदद भी कर पाएंगे, इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है। मगर भारत की जब चीन के साथ बात आती है तो हम पुशओवर नहीं है, हम ये बदला हुआ भारत है 2022 का, हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे चीन को। और चीन को मालूम है गलवान में उनके 100 से ज्यादा सैनिकों को हमने मौत के घाट उतार दिया। हमारी जब नेशनल सिक्योरिटी की बात आती है, मुझे नहीं लगता अभी हम कहीं किसी से कमजोर। मैंने वहां पर ब्रिगेड, वहां पर चीफ ऑफ स्टाफ रहा हूं कोर में, हम आज चीन से हावी है। चीन को भारत का डर है और चीन सोचता है 10 बार कुछ करेगा जब। तो मगर मुझे ये लगता है कि जब ताइवान की बात आती है तो ये पूरा वर्ल्ड में ही एक प्रकार से कमी है कि ताइवान को रिकॉग्नाइज करो, ताइवान को यूएन का हिस्सा बनाओ, ताइवान को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बनाओ, ताइवान की मदद करो। भारत मदद कर सकता है, भारत को मदद करनी चाहिए ताइवान की। सर यूएन का हिस्सा तो मुझे लगता है बैल साहब पहले भारत को बना लिया जाए, और यूएन रिफॉर्म की बात हम और आप सभी मिलकर बहुत बार कर चुके हैं, क्योंकि यूएन किनके लिए बना है, किनके द्वारा बना है, ये अब सब जानते हैं। इसलिए एक वक्त तो मुझे लगता है
कि अब ऐसा आ गया है कि यूएन को हम इतना इंपॉर्टेंस दे ही क्यों रहे हैं? जब हम ऐसी परिस्थितियों में अपने हित के लिए अपने स्तर पर कदम उठा सकते हैं, तो फिर हम पश्चिमी देशों के एक दादा को इतना ज्यादा हम क्यों अहमियत दें? यह भी एक बड़ा सवाल है। बहल साहब। बिल्कुल, अभी आप वैंग ही आए थे ओआईसी मीटिंग के अंदर, उन्होंने कश्मीर का मुद्दा भी उठाया था जी। मैं ये पूछता हूं, जब चीन को फर्क नहीं पड़ता हमारी सेंसिटिविटी पे, तो हमें क्यों फर्क पड़ना चाहिए चीन की सेंसिटिविटी पे? और अगर हम ये नहीं करेंगे और नहीं कहेंगे तो, और एक बात से मैं सिर्फ एक ही बात से मैं जनरल साहब से इत्तेफाक रखता हूं, और वो ये बात है कि अगर हमें कहीं पे भी किसी स्टेट पे भी ना यूएन की चिंता करनी चाहिए और ना चीन की चिंता करना चाहिए, हमें जो अपना स्टैंड ताइवान के लिए है वो बहुत क्लियरली बताना चाहिए। यूएन तो फेल हो चुका है और यूएन पीस कीपिंग में भारत बहुत सारे मिशंस में भाग भी लेता है और बहुत बड़ी फोर्स हमारी वहां पे डिप्लॉयड रहती है, लेकिन वहां पे अगर आप देखें अमेरिका की कहां फोर्स है या पश्चिमी देशों की फोर्सेस कहां है? वहां इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान वाली फोर्सेस होती है। तो अगर हम कहें यूएन ने कोई प्रॉब्लम सॉल्व की है, आज तक कोई प्रॉब्लम नहीं सॉल्व की। वो जब कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो जाता है तो उसके बाद पीस कीपिंग फोर्स भेजते हैं। अरे कॉन्फ्लिक्ट प्रिवेंट क्यों नहीं करते? कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व क्यों नहीं करते? कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व क्यों नहीं करते ताकि लॉन्ग लास्टिंग पीस रहे? उनमें उतना वो है ही नहीं जब तक 5 देश वीटो करते रहे, और वो होने वाला भी नहीं है। भारत को क्यों नहीं? वो दरअसल वो शेर बने हुए हैं जिनके पास ना तो नाखून है ना दांत है। वो शेर बने हुए हैं जिनके पास ना नाखून है ना दांत है, बस वो कहने को शेर बने हुए हैं। सवाल यही है कि जब आप कुछ कर नहीं सकते तो फिर आपको इतना अधिकार नहीं है कि जो परिस्थितियां बने, खासतौर से भारत के परिप्रेक्ष्य में आपका कोई स्टेटमेंट आए। चलिए इसी के साथ कुछ और वॉर ब्रेकिंग हमारे साथ आ गई है। वॉर जोन से निकलकर वॉर ब्रेकिंग की तरफ जरा जल्दी से रुक कर लेते हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम वॉर ब्रेकिंग्स की तरफ आप जरा रुक करते हैं जल्दी से। वॉर ब्रेकिंग। रूसी सेना को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। युद्ध का 49वां दिन और रूसी सेना को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। मारिउपोल में यूक्रेनी सेना ने रूसी सेना के आगे घुटने टेके हैं। 1026 सैनिकों ने सरेंडर किया है, हथियार डाले हैं रूस की सेना के आगे। रूसी सेना की ये बड़ी कामयाबी, इस वक्त की बड़ी खबर। मारिउपोल में यूक्रेनी सेना ने घुटने टेके हैं और इन सब के बीच 36वीं मरीन ब्रिगेड ने सरेंडर कर दिया है। 1026 यूक्रेनी सैनिकों ने रूस के आगे हथियार डाले हैं। ये इस वक्त की सबसे बड़ी और अहम खबर। और इसी के साथ ही एक और ब्रेकिंग न्यूज आ रही है जल्दी से। मारिउपोल में जहां लगातार रूसी सेना का अटैक जारी है, वहीं मध्य यूक्रेन के रेलवे स्टेशन पर बड़ा मिसाइल हमला हुआ है। खार्किव में रूसी गोलाबारी में 7 लोगों की मौत की खबर आ रही है। रूस ने फॉस्फोरस बम, ये कहा जा रहा है, यूक्रेन की तरफ से कहा जा रहा है कि केमिकल अटैक किया जा रहा है यूक्रेन में। वहीं विपक्षी नेता जो रूस के राष्ट्रपति पुतिन के बहुत करीबी माने जा रहे थे, उनको भी बंधक बना लिया गया है। तो ये सख्त की बड़ी वॉर ब्रेकिंग। और इसी वॉर ब्रेकिंग के साथ सीधे रुक करते हैं फिर से अपने मेहमानों का। देखिए एक के बाद एक तस्वीरें सामने आ रही है। 49वां दिन है, केमिकल वॉर की बात हो रही है, एटॉमिक वॉर की बात हो रही है, लेकिन सबसे बड़ा वॉर एक डिप्लोमेसी वॉर भी है। यहां पर हम जर्मनी को देख रहे हैं कि जर्मनी ने कहा पहले कि बैन सैंक्शंस और स्ट्रॉन्ग किए जाएं, बट स्टिल तेल लिया जा रहा है। भारत को लेकर क्या परेशानी हो गई जर्मनी को? क्योंकि हम ये सुन रहे हैं कि G7 में दे आर नॉट गोइंग टू इनवाइट अस। व्हाई? मतलब जर्मनी का राइट उनका ओन राइट है, और भारत अपने देश के लोगों के लिए कोई स्टेप उठाता है तो वहां पर भारत का राइट नहीं होता है। ये बड़ा सवाल है। शिवात्स, क्या ये एक प्रॉक्सी वॉर नहीं खेला जा रहा है पश्चिमी देशों की तरफ से, खासतौर से भारत को लेकर? हाँ बिल्कुल, देखो इसमें कोई शक नहीं, भारत वो करेगा जो भारत के नेशनल इंटरेस्ट के लिए है। और भारत को जो ऑयल मिल रहा है बड़े डिस्काउंटेड रेट से मिल रहा है रूस से, और वो रूबल और रुपी के बार्टर सिस्टम से है, भारत बिल्कुल खरीदेगा। और सच्चाई ये है कि मैं क्वेश्चन पूछता हूँ यूरोप से कि फरवरी के बाद मार्च के अंदर उनका 15% जो है वो ज्यादा तेल बिका है। बिल्कुल। तो जो 40% आप गैस और 33% ऑयल है, उसमें कमी तो आई नहीं। आपका ट्रेड तो साथ चल रहा है यूरोप और रूस का, और वो भारत के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं। भारत इसको नहीं मानेगा और भारत वो करेगा जो उसके नेशनल इंटरेस्ट में है। और भारत, सच्चाई ये है कि आज ऐसी सिचुएशन में है, वो नजरों में नजर मिला के अमेरिका को भी बता सकता है और यूरोप को भी बता सकता है। जिस प्रकार से हमारे
2+2 की मीटिंग हुई और जिस प्रकार से डॉक्टर एस जयशंकर ने वहां जवाब दिए कि ये जो आप बात ऑयल की कर रहे हो, भारत एक महीने में ऑयल खर्च करता है जितना यूरोप एक दोपहर को खर्च कर देता है। तो सच्चाई यह है कि ये डबल स्टैंडर्ड है। ये यूरोप और अमेरिका के वो हमको बोल रहे हैं कि रूस से आप नहीं लें, आपको सेकेंडरी सैंक्शन लगेंगे, और वो खुद ऑयल और गैस वहां से ले रहे हैं। तो हम नहीं मानने वाले। ये सच्चाई है कि नेशनल इंटरेस्ट के लिए हम चलेंगे। तो ये बात बिकॉज आप एक सैनिक हैं। जी, एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्योंकि एक सैनिक होने के नाते आप इस चीज को ज्यादा अच्छे से समझा पाएंगे कि लगातार ये कहा जाता रहा कि रूस हमारा पुराना दोस्त है। दोस्त खास तौर से जब हम सामरिक परेशानियों में घिरे हैं तो सबसे बड़ा सहयोग रूस की तरफ से आया है। अमेरिका रूस की जगह लेने की कोशिश कर रहा है। क्या अमेरिका अगर दावे कर रहा है तो क्या वो कभी रूस ने जो हमारी मदद की, रूस जिस परिस्थिति में है, क्या अमेरिका आ सकता है? क्या अमेरिका भरोसा करने लायक है जो वो बार बार दिखाने की कोशिश कर रहा है सामरिक दृष्टिकोण से? इसमें कोई शक नहीं है कि रूस जो है एक डिपेंडेबल फ्रेंड है। 1971 में, 1998 में जब भी कश्मीर का इशू हुआ यूनाइटेड नेशन में वो हमारे साथ खड़ा रहा। अमेरिका एक प्रकार से ट्रेडमैन है, वो अपना देखता है कि कहां पर उसको फायदा होगा। मगर ये भी सच्चाई है, आपको समझना पड़ेगा। हम जो 50 से 60% हथियार लेते थे रूस से, अब वो हम कम करते जा रहे हैं क्योंकि टेक्नोलॉजी थोड़ी सी पुरानी है। आपको टेक्नोलॉजी भी तो अच्छी लेनी है, इसलिए हम यूरोप के पास जा रहे हैं। हमने C-17 ग्लोमास्टर, C-13 के, हमने अपाचे अटैक हेप्टर, हमने M777। उसकी वजह यह है कि ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी भी कर रहा है अमेरिका, और अभी हमें सस्ते और स्टेट ऑफ आर्ट हथियार दे रहा है। हमें अपना नेशनल इंटरेस्ट देखना है, मगर अगर हमें रूस और अमेरिका के बीच में देखना है तो हमें दोनों के साथ चलना है। आज बदलता हुआ टाइम है, हमें ध्यान देना है कि अगर इंडो पैसिफिक में हम क्वाड का हिस्सा है, हमें अमेरिका के साथ चलना पड़ेगा, और अमेरिका भी जरूरी है। पर मैं ये नहीं कहूंगा, अगर डिपेंडेबिलिटी में आप समझें तो रूस कहाँ बहुत बेटर है, क्योंकि रूस जब भी मौका, जब भी हम परेशान हैं, जब भी हमें जरूरत पड़ी है रूस की, रूस हमारे साथ आया है। मगर नए बदलते हुए जो वर्ल्ड ऑर्डर है उसके साथ हमें स्ट्रेटेजिक बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा। हमारे रिलेशन अमेरिका से भी अच्छे होंगे, हमारे रिलेशन रूस से भी होंगे, क्योंकि हमें एक कॉमन जो एनिमी है जो कि इंडो पैसिफिक के अंदर चीन है, उसकी विस्तारवादी गतिविधियों से लड़ना है, तो हमें अमेरिका की भी जरूरत है। यानी एक बैलेंस क्रिएट करना होगा। एक बड़ा महत्वपूर्ण और आखिरी सवाल बहल साहब, सबसे महत्वपूर्ण ये है कि G7 में कह रहे हैं कि इनवाइट नहीं करेंगे। अगर इनवाइट नहीं करते हैं तो व्हाट वुड बी द नेक्स्ट स्टेप? G7 में पहले उन्होंने अपनी लिस्ट में रखा था ये कह के कि जो हमारा रशिया के अगेंस्ट, रशिया के लिए स्टैंड है, उसकी वजह से वो नहीं रखना चाहते हैं, वो कंसिडर कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि वो G7 में जी बहल साहब ये एक मैसेज दे रहे हैं वो हमको, लेकिन वो करेंगे जरूर। अगर उन्होंने नहीं किया तो 55% गैस तो वो ले रहे हैं रशिया से, क्या उस पे 1% भी कम हुई है? क्या उससे बढ़ी है? कम नहीं हुई। तो कहीं ना कहीं ये दोगलापन है, और भारत को भी बहुत क्लियर मैसेज देना चाहिए कि अगर नहीं करते, जहां तक मुझे लग रहा है ऐसा होगा नहीं, क्योंकि डिप्लोमेसी में कहते हैं देयर आर नो परमानेंट एनिमीज, देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स, बट देयर आर ओनली परमानेंट इंटरेस्ट। बिल्कुल। अभी यूरोप के इंटरेस्ट है कि भारत के साथ रहने का, अमेरिका का भी वो इंटरेस्ट है और रशिया का भी वो इंटरेस्ट है। तो इसका इंटरेस्ट को देखते हुए वो भारत के प्राइम मिनिस्टर को जरूर बुलाएंगे। अगर नहीं बुलाएंगे तो वो गलती है और भारत को क्लियरली पॉइंट आउट करनी चाहिए। ये बदले हुए भारत की तस्वीर है, और ये बदले हुए भारत की ताकत है, उसका कद है कि भले ही कई सवाल खड़े हों, लेकिन सवालों के अंत में जवाब एक मिलता है कि दुनिया का कोई भी देश हो वो भारत के बिना अधूरा है। आज भारत को किसी की नहीं, लोगों को भारत की जरूरत है। थैंक यू सो मच आप दोनों का, बहुत विस्तार से आपने आज के पूरे प्रकरण को समझाया। थैंक यू सो मच सिवाज सर, थैंक यू सो मच बहल सर। तो देखिए, एक बटन सब कुछ तबाह, ये जो परिस्थितियां बनी हुई हैं ये वाकई खतरनाक हो सकती हैं, लेकिन अब भी ये कहा जा रहा है कि जो भी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है उसमें कुछ पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स हैं, कुछ इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स हैं, तो कुछ स्ट्रैटेजिकली हैं। इन तीनों के बीच में सबसे महत्वपूर्ण यह है कि भारत को एक बैलेंस बनाना है। भारत को बैलेंस इसलिए बनाना है क्योंकि आज की तारीख में भारत का दुश्मन छिपा हुआ नहीं है। एक तरफ पाकिस्तान, दूसरी तरफ चाइना, और ऐसी परिस्थिति में चाइना को और पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए भारत को अपने आप को तैयार रखना होगा। भारत उसी तैयारी के साथ
आगे भी बढ़ रहा है। चलिए इसी के साथ वॉर जोन में आज बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद। नमस्कार, मैं हूं लावनी विनीत। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना मत भूलिएगा ताकि आप निरंतर प्रखर राष्ट्रवाद की खबरों के साथ जुड़े रह सकें।